And at the moment, we've got Mr. Suresh Chandra Rajhans with us of the Congress Party. Rajan साहब नमस्कार. नमस्कार सर. नमस्कार. नमस्कार नमस्कार नमस्कार. आपका स्वागत है सर नेशन नाउ में. बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ आने के लिए. और ज़रा कांग्रेस के ऊपर ज़रा बात कर लें. अब तो राहुल गांधी जी की नई यात्रा शुरू होने वाली है, भारत जोड़ो यात्रा. पूर्व से लेकर पश्चिम तक, यानी अरुणाचल से लेकर के भुज तक जाएगी. और ये भी सुना है कि तकरीबन 2 अक्टूबर के आसपास, यानी गांधी जयंती के आसपास शुरू हो जाएगी. और उसके पहले शायद आप लोग अलग अलग छोटी छोटी यात्राएं निकालेंगे, अलग अलग रैलीज करेंगे. पूरे महाराष्ट्र में तो एटलीस्ट आप हर जगह पे, मुंबई में, महाराष्ट्र में, हर जगह पर कुछ ना कुछ कोई एक्टिविटी चलती रहेगी कांग्रेस की. राजन साहब बताएं. यस सर. हेलो. जी आवाज आ रही है आपकी. यस सर. आज जिस तरह का माहौल हमारे देश में बना है वो बहुत ही चिंताजनक है और इस इश्यूज को लेकर कांग्रेस पार्टी काफी गंभीर है. जी. जिस तरह से आज देश के लोकतंत्र को तोड़ मरोड़ कर उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, उसके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, ये सारा देश और पूरी दुनिया देख रही है. और कांग्रेस पार्टी के हमारे जो नेता है राहुल गांधी जी, इनके हेलो जी सुन रहा हूँ सर, सुन रहा हूँ, बोलिए ना. और हमारे जो नेता है राहुल गांधी जी, जिन्होंने इस देश के प्रधानमंत्री को अडानी और उनके रिश्तों के बारे में एक सवाल क्या पूछा तो पूरी सरकार डर गई जी. और उन्होंने उनकी और अडानी का जो रिलेशन है उस रिलेशन की पोल खोल नहीं होनी चाहिए. इसके लिए 2019 में जो कर्नाटक के लोकसभा चुनाव में एक रैली को संबोधित करते हुए राहुल जी ने एक स्टेटमेंट किया था. उस स्टेटमेंट का आधार लेकर उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है और 24 घंटे के अंदर उनकी लोकसभा की सदस्यता रद्द की जाती है. जी. इससे एक चीज साफ हो जाती है कि राहुल गांधी को ये टारगेट किया जा रहा है. उनका असली मकसद अडानी को बचाना है. लेकिन क्यों, ऐसा क्यों? आप ये बताएं राजन साहब कि कोई भी प्रधानमंत्री, भले जो मर्जी हो, मैं कहता हूं मोदी जी नहीं, कोई और भी हो, किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए, उद्योगपति के लिए ऐसा कोई क्यों करेगा? आप बताएं. जिसकी वजह से पूरे देश में सवालिया निशान उठ रहे हों, पूरा विपक्ष सवालिया निशान उठा रहा हो, अपने आप को वो शंका के घेरे में ला रहे हों, ऐसा कोई भी प्रधानमंत्री क्यों करेगा? मतलब आपसे जानना चाह रहे हैं. राजन जी बताएं. नहीं, मुझे ऐसे लगता है इसका सवाल, ये जो सवाल है ना, इसका जवाब खुद प्रधानमंत्री को देना चाहिए. हम यही तो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अडानी के बीच में जो संबंध है वो संबंध के बारे में हम पूछते हैं. क्यों अपने मित्रों को इतना बड़ा अलग अलग, ये जो 20 उनकी जो सेल कंपनी है अडानी की, उसमें 20,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए जाते हैं. असली सवाल ये है कि ये 20,000 करोड़ रुपए है किसके जी. और इसके ऊपर हमारे प्रधानमंत्री क्यों नहीं बात करते हैं? जी. आपको क्या लगता है क्यों नहीं बात कर रहे हैं? हमें ऐसे लगता है कि ये अडानी के साथ जो भी ये सारा कारोबार बढ़ा है अडानी का, इसकी पूरी सहायता मोदी जी अपने मित्रों को सक्षम बनाने के लिए और अडानी का ये कारोबार बढ़ाने के लिए कर रहे हैं. सुरेश चंद्र जी, राहुल गांधी जी ने कहा कि लोकतंत्र खतरे में है. लोकतंत्र उन्होंने कहा कि खतरे में है और उन्होंने आगे जाकर ये भी कहा कि जिस प्रकार से मुझे जल्दबाजी में सूरत का ऑर्डर जो है एकदम जल्दबाजी में हो गया. जो आपने कहा लोकसभा में जिस प्रकार से जल्दबाजी से उनको डिस्क्वालिफिकेशन का नोटिस निकाला, डिस्क्वालीफाई हो गए. और तीसरा, घर से बेघर करना, इतना तुरंत इमीडिएट जितने तरीके नोटिस देके घर से खाली करना, इतने तेज रफ्तार में. राहुल गांधी का कहना है अडानी जी के लिए मोदी जी ये कर रहे हैं, बट बीजेपी का कहना है माफी मांग लेते थे सूरत कोर्ट में तो ये होता नहीं थे. राहुल गांधी जी बोलते हैं मैं माफी नहीं मांगूंगा, मैं राहुल गांधी हूं, मैं राहुल सावरकर नहीं हूं. और यहां महाराष्ट्र में बहुत तकलीफ हो रहा है सर आपको.
आपको लगता है कि इस तकलीफ से जैसे नाना पाटोली जी नाना पाटोली जी जिस प्रकार से सफाई देने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ निकल नहीं रहा, उन्हें बोले कि सोनिया गांधी जी उद्धव जी बात करेंगे, उद्धव जी ने जिस प्रकार से कहा कि राहुल गांधी हमारा देवत को ऐसे बोल नहीं सकते। सर कैसे देखते हो महाराष्ट्र में, ये कैसे देखते हो? लोकतंत्र खतरे में है अभी, महाराष्ट्र में एमवीए खतरे में है क्या? देखो, महाराष्ट्र में अभी शिवसेना के जो नेता है उद्धव ठाकरे जी का जो बयान है, वो बयान उनके पार्टी की विचारधारा का बयान है। शिवसेना और कांग्रेस की विचारधारा एक अलग अलग विचारधारा है, और हम ये महाविकास आघाड़ी का जो गठबंधन बना था वो विचारधारा के ऊपर नहीं बना था। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी जैसी ये जातिवाद और धर्म के नाम पे समाज में झगड़ा लगाने वाली पार्टी को सत्ता से अलग रखने के लिए मिनिमम कॉमन प्रोग्राम बनाकर उस आधार पर इस महाविकास आघाड़ी का गठबंधन हुआ था। इसलिए हमें ऐसे लगता है कि ये जो स्टेटमेंट है राहुल जी का, और उसके ऊपर शिवसेना के नेता उद्धव साहब ने जो आपत्ति जताई है, ये मुद्दा हमारे नेता नाना भाऊ ने कहा है कि उद्धव जी और राहुल जी के बीच में इसके ऊपर डिस्कशन हो गया और उसके ऊपर वो उनके जो नाराजगी है उसका समाधान करेंगे। जी, लेकिन ये तो बात बिल्कुल ठीक है ना राजन साहब, सुरेश चंद्र जी। हाँ। जो अभी प्रदीप जी ने सवाल पूछा, ये बात तो ठीक है, इसकी वजह से दरार तो पैदा हुई है, इसकी वजह से तनाव तो पैदा हुआ है ना दोनों पार्टी के बीच में। मतलब एक तरफ उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी। और तीसरी चीज ये है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, व्यक्तिगत तौर पे आपसे जानना चाहता हूँ, आप कांग्रेस के हैं भाई। हम सब लोग चाहते हैं कि कांग्रेस बढ़े, हम सब लोग चाहते हैं कि देश में विपक्ष बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, और कांग्रेस 1885 की पार्टी है भाई, कोई छोटी मोटी पार्टी नहीं है। 1885 में आपका गठन हुआ है, तब से आप हैं यहाँ पे। मेरा ये कहना है आपको कि आखिरकार 138 साल पुरानी पार्टी के नेता हैं राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी को इतनी क्या जरूरत पड़ गई? जब वो महाराष्ट्र में भी आए भारत जोड़ो यात्रा में, तब भी उन्होंने कटाक्ष कसा सावरकर जी के ऊपर, और अभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वीर सावरकर जी का नाम लेने की क्या आवश्यकता थी? मैं आपसे जानना चाहता हूं, कौन एडवाइस कर रहा है उनको, कौन सलाहकार है उनके? सर बताएं। लेकिन सर मुझे ऐसे लगता है कि आज देश के सामने जो मुख्य प्रश्न है ना, वो अलग प्रश्न है। भारतीय जनता पार्टी वीर सावरकर का ये जो मुद्दा लेकर लोगों के बीच में जाके राजनीति कर रहे हैं, और आज आपने महाराष्ट्र पॉलिटिक्स की बात कर रहे हो, महाराष्ट्र में आज ये लोग सावरकर की ये गौरव यात्रा निकाल रहे हैं जी। लेकिन इन भारतीय जनता पार्टियों को, भाजपा के पर्टिकुलर नेताओं को हम पूछना चाहते हैं, जब इस राज्य का राज्यपाल गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी जी यहाँ के महापुरुष महात्मा फुले जी, सावित्रीबाई फुले जी, छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर गलत टिप्पणी करते थे, उस वक्त बीजेपी के ये सारे नेता कहाँ थे? उस वक्त उनको क्यों नहीं लगा कि महात्मा फुले जी गौरव यात्रा निकालनी चाहिए, सावित्रीबाई फुले गौरव यात्रा निकालनी चाहिए, छत्रपति शिवाजी महाराज की गौरव यात्रा निकालनी चाहिए? मुझे ऐसे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को इस तरह की गौरव यात्रा निकालकर महाराष्ट्र में लोगों के बीच में जाने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। जी सुरेश चंद्र जी, आपके सामने एक बहुत बड़ा चुनौती और है। ये चुनौती आपके सामने इतना बड़ा चुनौती है, सिर्फ गौरव यात्रा का, सावरकर गौरव यात्रा चुनौती नहीं है, आपके सामने और एक चुनौती यात्रा है कि ये डिफेमेशन राहुल गांधी जी सिर्फ मोदी जी का नहीं किया है, पूरे ओबीसी समाज का किया है, पूरे ओबीसी को डिफेम किया है राहुल गांधी जी ने। और पूरे महाराष्ट्र में पूरे महाराष्ट्र में ओबीसी करीबन 50 to 60% ओबीसी फैक्टर है, यहाँ पर बहुत बड़ा फैक्टर है। तो अगर दोनों इन्होंने यात्रा एक साथ शुरू कर दिया है, सावरकर गौरव यात्रा और राहुल गांधी ने ओबीसी को डिफेम किया, तो आपको एक बहुत बड़ा चुनौती है कि ऐसे इनका सामना कैसे करे। यहाँ एमबीए टूटने के कगार पे उद्धव जी जिस प्रकार से 2 दिन पहले बोले, और संजय राउत 2 दिन से लगातार कांग्रेस के बैठक में नहीं जा रहे, जो हम लोग सोचे थे जबरदस्त कांग्रेस सबको साथ में लेके चल रहे थे। तो ये कैसे देखते हो? 2-2 यात्रा है सर आपके महाराष्ट्र में, जो हमारे महाराष्ट्र में 2-2 यात्रा चल रहे हैं, कैसे आप इसको कंपेयर कर पाओगे सुरेश चंद्र जी? सर इसमें हेलो बोलिए सर, इसमें हमें एक चीज याद रखना होगा। एक देखिए, ये राहुल गांधी जी का ये जो स्टेटमेंट था, ये 13 अप्रैल 2019 को कर्नाटक की लोकसभा चुनाव की रैली में किया गया था।
और उस रैली में राहुल गांधी जी ने किसी ओबीसी समाज को लेकर ये टिप्पणी नहीं की थी। जी राहुल गांधी जी ने कहा था नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, मेहुल चोकसी, ये सारे चोर देश का पैसा लेके भाग गए हैं। और उन्होंने इतना कहा था कि इन चोरों में से ज्यादातर लोगों के सरनेम मोदी क्यों है। जी इस स्टेटमेंट को आप कहीं भी नहीं देखोगे कि यहाँ पर राहुल गांधी जी ने ओबीसी समाज का यहाँ पे अपमान किया है या ओबीसी समाज को आपत्तिजनक टिप्पणी किए हैं। लेकिन और उसमें और एक बात देखिए, ये घटना कब घटती है? 2019 में। जी और 2023 में भारतीय जनता पार्टी का सोया हुआ नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी जो हमेशा से जाति और धर्म को लेकर राजनीति करती है और अपनी सत्ता का हवस अपनाने का काम करती है, वो आज 4-5 साल बाद जो ओबीसी का अपमान हुआ है ये विषय लेकर लोगों के बीच में जाती है। लेकिन सुरेश चंद्र राजन जी, मैं आप ही की बात कर रहा हूँ, एक मिनट, मैं आप ही की बात कर रहा हूँ, आप ही की बात कर रहा हूँ, जरा सुनिए सुनिए। जिन्होंने ये केस किया था, मोदी साहब जो हैं जिन्होंने केस किया है, वो खुद ओबीसी नहीं है, वो खुद वैश्य वर्ण से आते हैं। नहीं, पूर्णेश जो है ना विधायक, वो ओबीसी नहीं है लेकिन वो मोदी है। जी आप समझते हो? लेकिन ओबीसी नहीं है, वो ओबीसी नहीं है लेकिन मोदी है और जी। वो बीजेपी के एमएलए है। एक बार मंत्री भी उनके हुआ करते थे, मंत्री भी थे। उनके हाईकमान से जो आदेश आता है उसका वो पालन कर रहे हैं। जी। और आपको ये इतना भी मालूम होगा कि जब ये जो पूर्णेश मोदी है, इन्होंने जो मुकदमा दर्ज किया था उसको स्टे के लिए भी उन्होंने रिक्वेस्ट की थी। जी करेक्ट। सुरेश चंद्र जी, आज कल एकनाथ शिंदे जी ने एक फोटो दिखाया था। जी 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 बोलिए बोलिए, यू वांट टू से सर, बोलिए। और उनके स्टे की रिक्वेस्ट के ऊपर उनको कोर्ट ने स्टे दिया था, लेकिन उसके बाद क्या होता है, संसद में राहुल गांधी अडानी की जो सेल कंपनी है, उस सेल कंपनी में ये 20,000 करोड़ रुपए किसने इन्वेस्ट किए। असली सवाल ये था कि 20,000 करोड़ रुपए किसके है और अडानी और मोदी जी के रिलेशन क्या है, ये सवाल किया था। और इस मुद्दे को लेकर राहुल जी ने संसद भवन में जोरदार भाषण किया था। उसके बाद 23 मार्च को 27 फरवरी को फिर से वो ट्रायल की सुनवाई की जाती है। ये जो पूर्णेश मोदी है जिन्होंने स्टे के लिए अर्जी किया था, वो फिर से उसको शुरू करते हैं और वो स्टे रिटर्न लेने की बात करते हैं और उसके बाद ये सारा प्रोग्राम हम देखते हैं। जी तो मुझे ऐसे लगता है अडानी और मोदी जी की जो रिलेशन है, अडानी ने, ये पूरी दुनिया जानती है कि मोदी जी ने अडानी को मदद की है। अगर उन्होंने मदद नहीं की है तो क्यों वो जेपीसी का गठन नहीं करते हैं, क्यों सदन में इसके बारे में बात करने नहीं देते हैं। इसका मुझे ऐसे लगता है कि सरकार को जवाब देना चाहिए। और अरविंद केजरीवाल जी ने भी आज बहुत कुछ कहा है दिल्ली असेंबली में, शायद आपने सुना होगा। उस विषय में कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे आप? अडानी जी और मोदी जी का जो संबंध है उसके बारे में। सॉरी सर, मैंने कहा अरविंद केजरीवाल जी ने भी दिल्ली असेंबली में, दिल्ली की विधानसभा में बहुत कुछ कहा है मोदी जी और अडानी जी के संबंध के बारे में। क्या उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? जी देखो, अरविंद केजरीवाल ये मोदी साहब का एक एडवांस वर्जन है। मोदी साहब ने जो किया है उसकी कॉपी करके होगा उनकी भागदौड़। कल आपने मुंबई में उनकी जो आम आदमी पार्टी का जो उनका पार्टी का जो होगा उसमें देखा होगा कि वहां पे उनकी जो मुंबई आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष प्रीति मेमन है और उनके जो अदर जो पदाधिकारी है उनके बीच में काफी झगड़ा चल रहा है। और उन लोगों ने प्रीति मेनन के ऊपर आरोप किया है कि ये मराठी, गैर मराठी, इस तरह के मुद्दे को लेके मराठी लोगों को तकलीफ देने का काम करते हैं। और ये सारा उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बताया। That was our story, by the way. That by the way was a story broken by Nation Now. हम लोगों की स्टोरी है। वो झगड़ा यहीं पर, इसी मंच पर थे सुरेश चंद्र जी हम लोग कवर किए थे। और सुरेश चंद्र जी, जो आज जो कल एकनाथ शिंदे जी ने एक फोटो दिखाए थे कि देखो हिंदुत्व के लिए बाला साहब ठाकरे क्या क्या करते थे। पहले उनका कहना है कि मणिशंकर अय्यर ने कुछ ऐसे आरोप वीर सावरकर पर लगाया था तो बाला साहब ठाकरे ने कुछ थप्पड़ मारा या जो भी है ऐसे कुछ जूता निकाल के जूता निकाल के मारा। वो फोटो दिखा रहे थे।
तो उनका कहना है कि क्या उद्धव ठाकरे ये करेगा? तो एकनाथ शिंदे जी, देव फडणवीस जी, एक सुरेश चंद्र जी, एमवीए का एक लहर चल रहा था, आपका एक लहर जबरदस्त चल रहा था, आप ऐसे सर चुनाव जीत रहे थे, शिक्षक टीचर्स कॉन्स्टिट्यूंसी हो, बाय इलेक्शंस हो, एक पिंपरी चिंचवड़ छोड़कर सब जीत रहे थे। अचानक आपको लग रहा है कि ये अचानक ये क्या आ गया, और ऐसा लग रहा है कि एमवीए टूटने के कगार पे है। जो शरद पवार साहब बोले कि अभी तो विंड्स ऑफ चेंज, हवा रुख बदल गया है, हम आ जाएंगे। अजित पवार जी बोल रहे थे, नाना पाटोली जी बोल रहे थे कि बीजेपी और एकनाथ शिंदे के लोग, मंत्री जो है पैकेज पैक करना शुरू कर दिया, मंत्रालय में सामान बांधना शुरू कर दिया, इनके जाने का वक्त आ गया। अभी क्या हो गया सुरेश चंद्र जी, क्या बिखरते दिख रहा है? एमवीए टूट रहा है, एमवीए एक साथ नहीं मिलेगा 2024 में, कैसे देख रहे हो आप आगे सुरेश चंद्र जी? सर, एक सावरकर का बयान लेकर या ओबीसी का 5 साल पहले का मुद्दा लेकर इस तरह का माहौल बिगाड़ने से एमयूए में कोई दरार नहीं आएगी। ये वैचारिक मतभेद है हमारे, उसके ऊपर हम लोग एक साथ बैठेंगे, क्योंकि महाविकास आघाड़ी का जो गठबंधन हुआ था वो मिनिमम कॉमन प्रोग्राम के आधार पर ही हुआ था, और ये जो इशू है हम लोग एक साथ बैठकर सुलझाएंगे। और आपको मैं दावे के साथ कहता हूँ कि महाविकास आघाड़ी आने वाले चुनाव में इस महाराष्ट्र की नंबर 1 पार्टी होगी। और आप जिस तरह से कहते हैं कि भाई इस तरह से कि महाविकास आघाड़ी में दरारें आए हैं, मुझे ऐसे लगता है कि महाविकास आघाड़ी में कोई दरार नहीं है। इस तरह के मतभेद होते रहते हैं, इसके ऊपर हमारे हाईकमांड है, पार्टी के बड़े बड़े सारे नेता है, एक साथ बैठेंगे और इसके ऊपर सोल्यूशन निकालेंगे। लेकिन सर, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये जो ओबीसी का, ये जो इन्होंने कहा कि ओबीसी का अपमान हुआ है, इसके ऊपर महाराष्ट्र में और देश भर में ओबीसी का अलग अलग ये आंदोलन कर रहे हैं और उसका राहुल जी का और उनके उस स्टेटमेंट का ये निषेध कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ इश्यूज ऐसे हैं जिनको हम अगर नोटिस करेंगे तो शिंदे फडणवीस सरकार के कई सारे मंत्री या केंद्र में बैठे मोदी सरकार के कई सारे मंत्रियों को अपना संसद सदस्यता, लोकसभा हो, राज्यसभा हो या विधानसभा सदस्य से हाथ धोना पड़ेगा। कुछ दिन पहले महाराष्ट्र में अर्थसंकल्पीय अधिवेशन हुआ। उस अधिवेशन में बीजेपी का एक विधायक कहता है कि देखो हमारे पास निरमा वॉशिंग पाउडर है जो गुजरात से आती है, और हमारे पास जो भी आता है उसे हम इस निरमा वॉशिंग पाउडर से धोते हैं, उसको साफ करते हैं और उसके बाद हम हमारी पार्टी में लेते हैं। इसकी क्यों नहीं इंक्वायरी होती है? ये स्टेटमेंट बहुत बड़ी मायने रखता है सर। सभागृह में, संसद में इस तरह। दूसरा, शिंदे गुट का एक एमएलए प्रकाश सुर्वे, मागाठाणे विधानसभा के वो एमएलए है, वो कार्यकर्ताओं को जाहिर रैली में कहते हैं कि अगर आपको कोई तकलीफ देता है तो उसके हाथ पैर तोड़ो, मैं उनका आपका टेबल जामीन करता हूं। इस स्टेटमेंट को ये सरकार इतनी गंभीरता से क्यों नहीं लेती है? ऐसे एमएलए के ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं की जाती है? और उसने तोड़ा भी है, एक दो आदमी का हाथ पैर तोड़ा भी है, और बहुत शिवसेना का आरोप था कि केस क्यों नहीं ले रहे उनके ऊपर। अभी वो बोल, जैसे राहुल जी का जो स्टेटमेंट है कि ओबीसी का उन्होंने अपमान किया, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। केंद्रीय मंत्री राव साहब दानवे, इन्होंने किसानों का ये जो उनको सब्सिडी नहीं मिल रहा था, किसान आत्महत्या हो रही थी, उसके ऊपर एक रैली में बात करते समय राव साहब दानवे ने कहा साले रोते हैं। ये स्टेटमेंट बहुत चिंताजनक था। तो ये इस देश के 65 करोड़ किसानों का वो अपमान था। तो इसके ऊपर ये मोदी सरकार क्यों कार्रवाई नहीं करती? राव साहब दानवे के बारे में उनकी सदस्यता क्यों रद्द नहीं करती? मोदी सरकार को इसका जवाब देना चाहिए। और महाराष्ट्र की जनता ये सारे लोगों के ये किस्से जो है, इनके ये जो स्टेटमेंट है, इस को लेकर काफी गंभीर है और आने वाले चुनाव में इन सारे लोगों को इसका हिसाब देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर राजन जी, सुरेश चंद्र राजन जी, ये बताएं, आपने तो गिना दिया कि यहाँ पर इस जगह पर ये कहा गया। बहुत मैं मानता हूँ सर, आप आज अगर टाइम ज्यादा हो तो आप 100 से ज्यादा किस्से गिना देंगे कहाँ पर क्या हुआ है। लेकिन इसमें आखिरकार गलती तो गैर भारतीय जनता पार्टी संगठनों की है कि इस चीज को आप ज्यादा अच्छे तरीके से पब्लिसाइज नहीं कर पाए,
लोगों तक नहीं पहुंचा पाए, लोगों के सामने ये बात को आप नहीं रख पाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो ओबीसी वाला मुद्दा है 2 सेकंड में पूरे देश में फैल गया और बहुत लोगों ने मान भी लिया। अरे हर एक मोदी ओबीसी नहीं होता भाई, वो अलग बात है, लेकिन फिर भी मुद्दा तो फैल गया हर जगह पे। जैसे वीर सावरकर गौरव यात्रा है, आज की तारीख में हर जगह पर यह हो गया, स्वतंत्र वीर सावरकर का अपमान किया राहुल गांधी ने, एक बार नहीं 3 या 4 बार किया, जान करके किया। और उद्धव ठाकरे जी के ऊपर अभी दबाव डाला जा रहा है कि आप एमबीए से बाहर क्यों नहीं निकलते, जब आपके पिताजी बाला साहेब ठाकरे ने मणिशंकर अय्यर की तस्वीर के ऊपर को चप्पल से मारा था चौराहे में। आप क्या वो करने को तैयार हैं राहुल गांधी की तस्वीर पर? यह कहा जाता है। मेरा यह कहना है कि जवाबी कार्रवाई आपसे इतनी कड़क क्यों नहीं होती है, सर बताएं। जवाबी कार्रवाई नहीं है सर। आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और विद्यमान मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने इसी तरह से एक आपत्तिजनक बयान किया था। उनको पुणे में विकास आघाड़ी कार्यकर्ताओं ने उनके ऊपर मुंह पे शाई फेंकने का और उनको थप्पड़ मारने का भी काम किया था। ऐसा नहीं है कि, और आपको मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह के जो धार्मिक मुद्दे लेकर आज समाज में जा रही है ना, समाज इन सारे मुद्दों को लेकर इतना सीरियस नहीं है सर। समाज के जो बेसिक नीड्स है, समाज को रोजगार चाहिए, समाज को नौकरी चाहिए, समाज ये महंगाई से त्रस्त हो चुका है। इन सारे मुद्दों को लेकर समाज इनको उनके कदम कदम पर इसके जवाब पूछ रहा है। ये लोग इस तरह की रैली लेकर कुछ नहीं कर सकते। आपने देखा होगा मुंबई में भी इन्होंने आशीर्वाद यात्रा निकाली थी जी, मुंबई में आशीर्वाद यात्रा निकाली थी, और वो लोगों की जो प्रतिक्रिया आई उससे ये काफी परेशान हो चुके हैं, क्योंकि वो मुंबई में विकास के मुद्दे लेके नहीं जा रहे थे, ये धार्मिक मुद्दा लेकर लोगों के बीच में गए और लोगों ने उसको नकारा। और इनके रैली में देखो आप, लोग बोलते हैं कि बहुत भव्य रैली निकला, लेकिन उसमें बहुत कम लोग होते हैं, लोग उनको रिस्पांस नहीं कर रहे हैं। जब उनको इस तरह का ये नोटिस हुआ उसके बाद इन्होंने इस तरह की धर्म के नाम पर अब इस तरह की रैली लेना शुरू किया। और ये इनका अभी का नहीं है, हर इलेक्शन के पहले इस तरह से एक नेशनल कोई मुद्दा लेके आते हैं, राष्ट्रवाद का या धार्मिक मुद्दा लेके आते हैं, और उसको उनको ऐसा लगता है कि इन मुद्दों को लेकर हम लोगों के बीच में जाते हैं तो हम चुनाव जीतते हैं, लेकिन इस बार नहीं चलेगा जी। तो सुरेश चंद्र जी, आपको लगता है कि जो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने कहा था कि कांग्रेस विल लीड द ऑपोजिशन, और कुछ दिन पहले ममता बनर्जी नहीं मान रही थी, केसीआर नहीं मान रहा था, मायावती नहीं मान रही थी, अरविंद केजरीवाल नहीं मान रहा था, तो आज आपको लग रहा है कि सब एक मंच पर आ गए, राहुल गांधी जी के इस मुद्दे पर सब एक मंच पर आ गए और सब एक मंच, कांग्रेस ड्रिवन ऑपोजिशन विल फाइट मोदी ऑन 2024 सर, एकदम जबरदस्त। यानी राहुल गांधी जी पे जो अन्याय हो गया, अत्याचार हो गया, उसमें पूरे विपक्ष जुड़ गए, और जो पहले आप हासिल नहीं कर रहे थे इस घटना के बाद हासिल हुआ, और आज के तारीख में कांग्रेस लेड ऑपोजिशन एक सच्चाई है। ये आपको मानते हैं सुरेश चंद्र जी? मैं 100% आपके मत से सहमत हूं सर, क्योंकि जिस तरह से ये जो विद्यमान केंद्र में सरकार है, उन्होंने राहुल गांधी जी के बारे में जो निर्णय लिया है, उस निर्णय को लेकर केवल हमारे देश में नहीं, पूरे दुनिया में इसकी आलोचना की जा रही है। और ये छोटे छोटे जो रीजनल पार्टियां हैं वो जान चुकी है कि आज के तारीख में अगर हम लोग एक साथ नहीं आएंगे तो आज राहुल जी के साथ जो हुआ है ये उनके साथ भी होने वाला है। और इस देश का जो दुनिया का सबसे शक्तिशाली लोकतंत्र है, दुनिया की सबसे बड़ी लोकशाही है, दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, इस संविधान को और इस लोकतंत्र को बचाना है तो हम सबको इकट्ठा के इस जुल्मी सरकार के खिलाफ लड़ना होगा। और आने वाले जो 2024 के इलेक्शन है, अगर उसमें हम एक साथ बनकर विपक्ष पार्टियां कांग्रेस के नेतृत्व में आगे नहीं जाती है तो सबको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। जी सुरेश चंद्र जी, बट महाराष्ट्र में आपको लगता है, बिकॉज सबसे पहले आपका अलायंस जो एक मजबूत अलायंस महाराष्ट्र से हुआ, महाराष्ट्र एक्चुअली महाराष्ट्र फॉर्मूला, हम लोग सब कहते थे कि ये महाराष्ट्र फॉर्मूला पूरे देश में आपको अपनाना पड़ेगा,
तब जाके एकदम फर्स्ट क्लास हो मीन्स कांग्रेस लेड जो अलायंस जो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने कहा कांग्रेस के अध्यक्ष, मगर यहां पर थोड़ा डगमगाने लगा है, ये यहां पर थोड़ा डगमगाने लगा है बिकॉज वही उद्धव ठाकरे जी जिसने कहा कि हमको एक मंच पर एक साथ आना है, मोदी जी को 2024 में हराना है, नहीं तो लोकतंत्र खतरे में है। आज वही उद्धव ठाकरे जी ने कहा की राहुल गांधी जी मी स्पष्टपणे सांगतो माझा आमचा देवत है, ये हमारा भगवान है वीर सावरकर, आप अगर हम साथ में चले हम आपके जोड़ो यात्रा में संजय राउत जी थे, साउथ में चले, आदित्य ठाकरे जी यहां से चले, सब लोग आपके साथ थे, मगर हमारे भगवान को आप अगर आलोचना करोगे, डिफेम करेंगे तो वहां तक रुक गए, तो क्या ये चलेगा? सुरेश चंद्र जी, आपको कॉन्फिडेंट है एमवीए एक साथ लड़ेगी 2024? सर मुझे यहाँ पे एक बात साफ करनी है कि कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना जिस दिन से हम लोग अलायंस में आए हैं, हमारी सरकार भी बनी थी, और जब महाविकास आघाड़ी की सरकार थी उस वक्त भी हमारे इस तरह के मतभेद थे। मतभेद ये थे कि बहुत बार कांग्रेस ने देखो हमारे हाईकमान को भी लेटर लिखा था कि महाविकास आघाड़ी सरकार में जो फंड्स होते हैं हमारे, वो कांग्रेस के नेताओं को या कांग्रेस के एमएलए को नहीं मिलते हैं। वही सोच लेकर शिवसेना ने भी महाविकास आघाड़ी में ऐसा आलोचना किया था कि महाविकास आघाड़ी सरकार में ज्यादा फंड्स एनसीपी के लोगों को मिलते हैं, हमें नहीं मिलते हैं जी। उसके बाद भी उसके ऊपर हम बैठे, तीनों पार्टी के नेता एक साथ बैठे, उसके ऊपर विचार विनिमय हुआ, और उसके बाद जो गलतियां हुई थी या जो मतभेद थे उसको मिटा के फिर से हम लोगों के बीच में गए, और जो पंचायत समिति थी, जिला परिषद थी, जो बाई इलेक्शन हुए, जो शिक्षण मतदार संघ हुए, उसमें हम पूरे ताकत के साथ लड़े, और हमने पूरे महाराष्ट्र को नहीं देश को दिखाया कि महाविकास इस तरह की अगर हम छोटे छोटे प्रयोग करके जो रीजनल पार्टियां है कांग्रेस के साथ आकर एक साथ वो गठबंधन करती है तो बीजेपी को हम 100% हरा सकते हैं। राइट, सुरेश चंद्र राजन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऑलवेज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू सर। बहुत मजा आता है आपके साथ बात करते हुए। हमेशा आप हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, इसी तरह मुस्कुराते रहें और हंसते रहें। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो आपने बोला कि एमवीए एकत्रित रहेगी, एक साथ रहेगी और 2024 का चुनाव भी इकट्ठे लड़ेगी, आई होप दैट कम्स ट्रू। ऑल द वेरी बेस्ट यू। थैंक यू सो मच। नमस्कार। नमस्कार और वंदे मातरम। Thank you very much. Right, that's very very optimistic. I hope it really happens. I hope it really and truly happens. Sir, because Mr. Rahul Gandhi does not seem to have spared any opportunity in creating stress for the Shiv